हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का 5वां लेक्चर, और इसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, कि किसी भी गिवन फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। डिफरेंशिएशन बहुत पाइवटल रोल प्ले करता है फिजिक्स की दुनिया में, और आगे जैसे जैसे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि यह डिफरेंशिएशन कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है। लेकिन यह समझने के लिए डिफरेंशिएशन कैसे फिजिक्स से रिलेटेड है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए आपको मेरे साथ मन लगाकर बने रहना पड़ेगा। आई लेट यू नो द एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जिसकी आपको फिजिक्स में जरूरत है। ठीक, तो देखिए है क्या कि अगर आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा, और फिर आपको फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं, ये बातें आपको धीरे धीरे समय के साथ समझ आने लगेंगी। तो मन लगाकर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर विद अ फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज y इक्वल्स टू fx। अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx का मतलब है चेंज इन y, स्लाइट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्लाइट चेंज इन x। अगर मैं x में स्लाइट चेंज करूं तो y में कितना स्लाइट चेंज होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। स्लाइट चेंज होने का मतलब कि जो x के फंक्शन में चेंज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, बहुत छोटा चेंज होगा। अरे बात समझ आ रही? तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इसको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करना है, तो dy बाई dx क्या होगा भैया? dy बाई dx विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें भैया। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि अब जब आप इसका dy बाई dx आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, और x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में क्या डेल्टा एक्स कॉमन होगा? तो मैं ऐसे फर्दर लिख सकता हूं dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट जाएगा तो जो गिवन फंक्शन अपने पास बचा वो हुआ dy बाई dx इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब देखिए डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, अगर मैं इसको 2x में ऐड कर दूं या 2x में से माइनस कर दूं तो ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? dy बाई dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एज 0, द आंसर दैट यू विल गेट इज 2x। अरे बात समझ आ रही? तो हमने कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कोई गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूं, दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। डायरेक्टली अगर मैं ये फॉर्मूला याद कर लूं तो मुझे इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब इस फॉर्मूले से देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था और dy बाई dx अगर मैंने करना है तो मैं x की पावर 2 है तो 2 को पहले ले जाऊंगा और 2 में से 1 माइनस करूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2x। ठीक, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड को यूज करते हुए यह डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाया गया, और बहुत सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बनाए गए जिनको अगर हम याद कर लें, जिनको अगर हम रट लें तो हमारा डिफरेंशिएशन का जो सॉल्व करने का मेथड है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, उनको आपको बाई हार्ट रखना पड़ेगा कि 12 बजे रात को अगर उठा के आपको कोई पूछ दे कि डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला बताओ तो वो फॉर्मूले का आंसर आपसे निकलना चाहिए। अरे ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है तो dy बाई डी एक्स जो होता है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है। अब देखिए क्या है कि y इक्वल्स टू दे रखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 और मुझसे कहा गया कि भैया इसका dy बाई डी एक्स निकालो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 4x क्यूब, x की पावर है 3 तो 3 आ जाएगा पहले, n पहले आ जाएगा तो 4 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 1 तो 1 पहले आ गया तो x की पावर 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अच्छा 7 तो कांस्टेंट है और मैंने अभी तुमको बताया कि dx में स्लाइड चेंज करने से dy में कितना चेंज होगा, इसी को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं भाई, कांस्टेंट कहां बदलने वाला है, तो कांस्टेंट का चेंज कितना होता है 0। ठीक, और इसी को मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर x की पावर 0 लिख दिया जाए तो क्या 7 में कोई फर्क पड़ेगा? अरे किसी भी टर्म की पावर 0 हो, वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर, x की पावर 0 वैल्यू इक्वल्स टू 1 तो मैं 7 इंटू 1 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 7। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 7 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अरे भाई किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो 0 हो ही जाएगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 7 तो था कांस्टेंट और अगर 7 निकला कांस्टेंट तो कांस्टेंट का तो कोई चेंज ही नहीं होता। अरे dy बाई dx करोगे तो dx का चेंज ही तो देख रहे हो तुम कि dx में अगर मैं स्लाइड चेंज कर दूं तो dy में कितना चेंज होगा, इसी को तो अपन डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो dx के चेंज होने की वजह से क्या ये 7 कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अगर 7 कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो भैया इसका आंसर, इसका चेंज कितना होगा 0। तो देखिए मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो कितना मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू 1, तो आई कैन राइट इट लाइक 1। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा पहले का 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अरे ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 बाई 2, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 बाई 2 माइनस 2x का dy बाई डी एक्स करना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, x की पावर 3 बाई 2 को पहले लिखेंगे, 3 बाई 2 में से 1 घटाएंगे, माइनस 2 यहां x की पावर 1 है, 1 पहले लिखेंगे और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 3 बाई 2 इंटू एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 2। अरे समझ आया, ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। अरे 2 इंटू 1 2 हो गया, एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, तो dy बाई डी एक्स 3 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए थोड़ी जगह बची है तो हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और इस बार हम थोड़ी कैलकुलेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करेंगे। और वो क्या है कि अगर y इक्वल्स टू दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 मत लिखिए, आप लिख लीजिए एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस 5x और मुझसे कहा गया प्लस 8, मुझसे कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या होगा 3x की पावर 4 मतलब 4 पहले आ जाएगा तो 4 3 जा 12x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 2 है तो माइनस 2 को ले आएंगे पहले और माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस x की पावर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 5x है तो x की पावर कितना है, x की पावर है 1 तो ये कितना हो जाएगा 5, 1 में से 0 जाएगा 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर और 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अरे नहीं आया भाई, तो आओ देखो dy बाई डी एक्स तुमको क्या मिलेगा 12x क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर माइनस 3 को नीचे लिख सकते हैं 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 को 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिख सकते हैं और प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स ऑफ गिवन
फंक्शन। अरे समझ आए? अरे कितनी सस्ती चीज है, कितना आसान है, इसमें कुछ कठिन नहीं है भाई साहब, कुछ भी कठिन नहीं है, सब बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा मन लगाकर इसको ध्यान से अपने साथ तब तक रखना है जब तक आपको इसका एक एक लाइन, एक एक फॉर्मूला, एक एक मेथड याद ना हो जाए। अरे ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ये बेसिक 6 फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये 6 बेसिक फॉर्मूले याद हो जाएंगे बाय हार्ट, अगर आप इनको रट लेंगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स दैट इज माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, तो देखिए अब क्या है कि मैं अपने टाइम पे इस फॉर्मूले में प्लस माइनस में बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, किसका प्लस किसका माइनस। तो मैंने याद किया कि जितने सी से शुरू होंगे वो सब के सब नेगेटिव होंगे और बचे वाले सारे पॉजिटिव। तो अगर मेरे से पूछा गया डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स पूछे जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होगा वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा, साइन और कॉस तो सबको याद हो जाता है, टेन भी लगभग याद हो जाता है। देखो टेन जैसे सेक स्क्वायर एक्स है, वैसे ही कॉट एक्स जो है वो कोसेक स्क्वायर एक्स है। साइन का कॉस चलता है, कॉस का साइन चलता है, ठीक है। टैन का कॉट चलता है, सेक का कोसेक चलता है और कोसेक का सेक चलता है। ठीक, इस तरह के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इनको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का कॉट चला तो सेक का कोसेक चलेगा, तो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं ऐसे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करता था अपने फॉर्मूले को बहुत ज्यादा समय तक याद करने के लिए। जैसे मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स याद रख लूं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जब मैं कोसेक एक्स लिखूंगा तो सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा दूंगा और सेक का कन्वर्जन यहां कोसेक में हो जाएगा और टेन का कॉट में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए, तो ये 6 फॉर्मूले आप बाई हार्ट रख लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अगर ये 6 फॉर्मूले आप बाई हार्ट याद कर लेंगे तो आप इसकी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, और वो एप्लीकेशन कहां यूज होगी, दैट इज इन चेन रूल। ठीक, तो देखिए जो सबसे पहला टॉपिक है अपना वो है चेन रूल। चेन रूल कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एक फंक्शन का फंक्शन है और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद उस फंक्शन के अंदर आने वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बात समझ आ रही? चलिए जैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू ए साइन एक्स, और अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है अपने पास कॉस एक्स, को एज इट इज लिख दूंगा, इसको अपन मान के चलेंगे थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा, तो साइन का क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन ये थीटा जो है ये एक्स का फंक्शन है, तो ये फंक्शन मेन फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक सब फंक्शन हो गया दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ax का डिफरेंशिएशन होगा a, तो मेरा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a cos ax, a cos ax। ठीक, अब समझिए ये हो गई कहानी। अच्छा, अगर इसी का एक और पार्ट देखिए कि अगर मेरे से कहा गया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अब आप उसको जब डिफरेंशिएट करना है तो अब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी टी। तो अगर आपको डी वाई बाई डी टी करना है, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है और मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो मैं तो पहले जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स उसको एज इट इज लिखूंगा, लास्ट में इस x को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, डी एक्स बाई डी टी से। अरे बात समझ आ रही? तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं y इक्वल्स टू कॉस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो जब मैं dy बाई dx करूंगा तो cos का हो जाता है मेरे पास क्या, माइनस साइन, और 3x स्क्वायर का कितना होगा, 3x स्क्वायर का कितना होगा भैया, अरे सॉरी, dy बाई dx हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन 3x स्क्वायर
प्लस 5, थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब दिखा कि ये जो थीटा बना ये x का फंक्शन है, तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होगा 6x, तो फर्दर dy बाई dx मिलेगा आपको कितना, -6x साइन 3x स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अगर आपको इसी dy बाई dx का dy बाई dx नहीं निकालना है, dy बाई dx नहीं निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dt। तो मैं dy बाई dt को कैसे लिख सकता हूं, dy बाई dx इंटू dx बाई dt, dy बाई dx इंटू dx बाई dt। अरे भाई dx से dx कट गया, dy बाई dt को ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए dy बाई dx की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, -6x साइन 3x स्क्वायर प्लस 5, तो और उसमें फर्दर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, dx बाई dt से। तो अगर मुझे इस फंक्शन का dy बाई dt चाहिए, तो मैं सिंपल लिखूंगा -6x साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx बाई dt। अरे बात समझ आ रही, कुछ नहीं करना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में और उसमें dx बाई dt मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, हो गया अपना काम। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं अपने, दैट इज कि अगर आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल e की पावर x को बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, dy बाई dx ऑफ e की पावर x करना हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही हो जाता है। लेकिन अगर वही फंक्शन dy बाई dx ऑफ e की पावर fx लिखा है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा e की पावर fx एज इट इज रह जाएगा, और fx को हम डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो f डैश x। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब चेन रूल है कि फर्स्ट फंक्शन को, मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद सब फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते चले गए। चलिए देखते हैं, तो क्या है पहला क्वेश्चन की dy बाई dx ऑफ e की पावर 2x प्लस 5। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं dy बाई dx मान के मैं चल रहा हूं कि y इक्वल्स टू अपने पास है e की पावर 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, और मैं जब इसका dy बाई dx करूंगा तो मैं e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 5x को एज इट इज लिख दूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x का फंक्शन है, x का सब फंक्शन है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करूंगा, और 2x स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 5। ठीक है, तो फर्दर रिजल्ट मेरे को मिलेगा 4x प्लस 5 e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 5x। ये हो गया अपने पास dy बाई dx। अच्छा, अगर मुझे इसी फंक्शन का dy बाई dt लिखना होता तो मैं सिंपल लिखता 4x प्लस 5 e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू dx बाई dt, क्योंकि dy बाई dt को अगर मुझे तोड़ना है तो मैं dy बाई dt को लिख सकता हूं dy बाई dx इंटू dx बाई dt, और dy बाई dx तो अभी हमने निकाला ही भाई, dy बाई dx की वैल्यू रख दो, लास्ट में dx बाई dt को एज इट इज छोड़ दिया जाता है। अरे बात समझ आ रही, ये सब कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको अपने 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको ये सारी चीजें, अगर आप बायो बैकग्राउंड से, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें भाई याद करनी पड़ेंगी, इसके अलावा और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट पार्ट है क्या, अगर किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप किसी लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लॉगरिथम्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, और लॉगरिथम्स को क्यों रोल में लाया गया। तो देखा ये जा रहा था समय के साथ की जो कैलकुलेशन हमारी जो थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, तो उन कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम एक नया मैथमेटिक्स लेकर आए जिसको बोलते हैं लॉगरिथम्स, और इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बनाई गई। इनके 4 टेबल्स होते हैं जो आपको केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन में न्यूमेरिकल्स करने के लिए यूज कराए जाएंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आती है तो वहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ठीक, तो बेसिकली जब हम लॉगरिथम्स की बात कर रहे थे तो हम उन बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जिनकी हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए है क्या कि लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में लॉग को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया, एक को कहा गया नेचुरल लॉग और एक को कहा गया कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है और कॉमन लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग को लिखने का तरीका होता है लॉग बेस ई की पावर, लॉग बेस ई ऑफ एक्स।
पढ़ने का तरीका है log बेस e ऑफ x, और इसको ऐसे लिखा जाता है कि log बेस e ऑफ x को लिखा जाता है ln, दैट इज नेचुरल log x। ठीक, फिजिक्स में मैक्सिमम जगहों पर जो लॉग यूज होंगे वो नेचुरल लॉग यूज होंगे, लेकिन आपको कॉमन लॉग के बारे में भी पता होना चाहिए। जो सबसे कॉमन लॉग है वो है log बेस 10 ऑफ x, log बेस 10 ऑफ x। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों की सेम चलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जहां अलग होंगी, आई विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। ठीक, जैसे देखिए नेचुरल लॉग x है, एक नेचुरल लॉग है और एक log बेस 10 ऑफ x है, तो भैया इन दोनों लॉग्स के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन है कि अगर आपको नेचुरल लॉग x को log बेस 10 ऑफ x में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log 10 हट जाएगा, log नेचुरल लॉग हट जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log बेस 10 ऑफ x, दैट इज कॉमन लॉग। कॉमन लॉग और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा बेस 10 हो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए जो लॉग यूज करे जाते हैं उसमें बेस 10 यूज किया जाता है। अदरवाइज इसको लिखने का तरीका है log बेस a ऑफ x। ठीक है, log बेस a ऑफ x। अब देखते हैं इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल लॉग एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग y। ठीक, एक्स वाई के मल्टीप्लीकेशन को हम किस में कन्वर्ट कर दे गए, लॉग के मेथड से एडिशन में कन्वर्ट कर ले गए, और हम ये जानते हैं कि एडिशन इज मोर सिंपलियर देन मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये सब लॉग की बेसिक एप्लीकेशंस थी। मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा बहुत 12वीं क्लास की मैथमेटिक्स, 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में लॉगरिथम्स पढ़ाया जाएगा अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, और अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपको एज इट इज इसको याद करना है। अच्छा, अगर कहीं लिखा है नेचुरल लॉग एक्स अपॉन वाई, तो वो हो जाता है नेचुरल लॉग एक्स माइनस नेचुरल लॉग वाई। सेम प्रॉपर्टी लॉग बेस 10 में भी चलती है, कि अगर कहीं लॉग बेस 10 या लॉग एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है log x, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये log बेस 10 है, और log x y लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा log x प्लस log y, और log x अपॉन y लिखा होगा तो वो मिल जाएगा log x माइनस log y। अरे बात समझ आ रही मेरी? चलिए आगे देखते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। और प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कहीं लिखा हुआ है नेचुरल log y इक्वल्स टू x, तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल्स टू e की पावर x। नेचुरल लॉग बेस्ड ई है। ऐसे ही अगर हम कॉमन लॉग की बात करें, लॉग बेस 10 ऑफ x कहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अगर y है तो x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपके पास 10 की पावर y। ठीक, और यू कैन कॉल इट, अगर आपके पास कोई दूसरा कॉमन लॉग है लॉग बेस a ऑफ x इक्वल्स टू y, तो यहां से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a की पावर y। अरे बात समझ आ रही? x इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर y। चलें आगे बढ़े। ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लॉग की, जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी, कुछ कठिन बात नहीं है। log x y को आप लिख सकते हैं log x प्लस log y, या log x प्लस log y को लिख सकते हैं log x y, log x माइनस log y को आप लिख सकते हैं log x बाई y। अगर कहीं मिला कि नेचुरल लॉग y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e की पावर x, और कहीं आपको मिल रहा है लॉग बेस a ऑफ x इक्वल्स टू y, तो x इक्वल्स टू a की पावर y हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x क्या होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x की बात करेंगे, d बाई dx ऑफ नेचुरल लॉग x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। लेकिन अगर यही कोई कॉमन लॉग है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a ऑफ x लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन x और नेचुरल लॉग a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो मैं पहले मेन फंक्शन दैट इज नेचुरल लॉग इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अरे ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक सब फंक्शन है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अरे बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा अपने पास किसी भी नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन। अरे ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए अगर यही आपको लिखा हुआ है y इक्वल्स टू लॉग बेस a ऑफ 2x प्लस 5। अरे ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन
2x प्लस 5 इंटू नेचुरल लॉग ए, और अब ये 2x प्लस 5 अल्जेब्रिक फंक्शन है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। अरे समझ आया? अरे समझ आया? तो मेरे पास फर्दर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/2x प्लस 5 नेचुरल लॉग ए। अरे समझ आया? ये हो जाएगा अपने पास dy बाई dx। अरे ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अपना कि प्रोडक्ट रूल, कि अगर कोई भी दो फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक fx है और एक gx है, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक u है एक v है, एक fx है और एक gx है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे इनको डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, तो मैं इनको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। तो कहा जाता है प्रोडक्ट रूल में कि u तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, v तुम्हारा सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दो और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो। ठीक, v को छोड़ दो, v को एज इट इज लिख दो और डिफरेंशिएट करो u को, फिर u को एज इट इज छोड़ दो और डिफरेंशिएट करो x को और दोनों को ऐड कर दो, दैट इज प्रोडक्ट रूल। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है, अपने पास पहला क्वेश्चन है और क्या है कि y इक्वल्स टू आपको लिखा हुआ है 7x स्क्वायर साइन 2x, और अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे दिख रहा है कि इसमें एक u अलजेब्रिक है और जो साइन 2x है वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं जब इसका dy बाई dx करूंगा तो मैंने v को एज इट इज छोड़ दिया, साइन 2x को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज 14x, ऊपर कितना है पावर 2, 2 पहले आ जाएगा तो 2 7 14 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक, फिर उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, अब 7x स्क्वायर को छोड़ देंगे और साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x, लेकिन ये cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके अंदर एक अलजेब्रिक सब फंक्शन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन 2x, मतलब फर्दर इसको लिखा जाए तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 14x साइन 2x प्लस 14x स्क्वायर कॉस 2x। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत पड़े dy बाई dx को, तो आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चन है अपना y इक्वल्स टू 8x cos 4x। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx, तो यहां भी दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, v को छोड़ दो, मतलब cos 4x को एज इट इज लिख दो, 8x का डिफरेंशिएशन होगा 8, फिर उसके बाद प्लस साइन लगाओ, अब 8x को छोड़ दो, cos 4x का डिफरेंशिएशन होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा माइनस साइन 4x, लेकिन ये दिखा कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है तो मैं इसमें 4x को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा रिजल्ट मिलेगा dy बाई dx ये किसके बराबर होगा, cos 8 cos 4x माइनस 8x, 8x और 8 4 जा 4 पहले आ जाएगा तो 8 4 जा 32x साइन 4x। अरे बात समझ आ रही, ये हो गया अपने पास dy बाई dx। अच्छा, सेम फंक्शन में मुझे dy बाई dt निकालने के लिए कहता तो मैं क्या करता, देखो अगर इसी में dy बाई dt कहता करने को तो मैं सेम लिखता 8 cos 4x माइनस 32x साइन 4x एंड मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt। अरे समझ आया, ये हो जाता अपने पास dy बाई dt। कुछ नहीं करना, dy बाई dt जैसे ही निकालने के लिए यार फंक्शन दे रखा है x का, तो नॉर्मल मेथड से उसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद लास्ट में उसमें dx बाई dt कर दो। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल या डिवीजन वाला रूल है। ये क्या कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, u बाई v हो रहा हो और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, v को एज इट इज लिख देना है, u को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन लगाना है और u को एज इट इज छोड़ देना है और dv बाई dx करना है, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर करना है। ये बेसिक जो आप प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं उसी से ये डिराइव होकर आता है। ठीक, तो देखिए जैसे पहला वाला है y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर वाला फंक्शन u, नीचे वाला फंक्शन v, और मुझे अगर इसका dy बाई dx लिखना है तो मैं x प्लस कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ दूंगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं क्या होता है कॉस एक्स। ठीक, फिर मैं माइनस साइन लगाऊंगा और माइनस साइन लगाने के बाद अब मैं x
साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दूंगा और मैं x प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन वन होगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा और इसके बाद डिवाइडेड बाई v वाले फंक्शन का स्क्वायर x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही? ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। फर्दर आप मैथमेटिक्स यूज करके इसको और आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा काम है आपको क्वोशिएंट रूल समझाना कि कैसे कोई डिफरेंशिएशन, डिवीजन वाले डिफरेंशिएशन करे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए, और वो क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई कॉस 2x। तो ऊपर वाला फंक्शन u, नीचे वाला फंक्शन v, और मुझे अगर इसका dy बाई dx करना है तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं cos 2x को एज इट इज छोड़ दूंगा, x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, अरे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर माइनस साइन लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा sin 2x। लेकिन 2x अभी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सब डिफरेंशियल फंक्शन है x का, तो मैं 2x को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास 4x cos 2x, 4x cos 2x, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, देखो ये 2 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन 2x। अच्छा, कुछ खच्चर होते हैं वो कहते हैं 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अरे साइन 4x मत लिख देना भैया, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा। समझ आया? खच्चरों वाली बात है नहीं। अच्छा, कुछ और महारथी होते हैं, उनको लिखा मिल गया y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5, तो इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन का हो गया cos और 2x का हो गया 2। अब पागल हो भाई, पहले तुम क्या करोगे, 2x प्लस 5 को एज इट इज लिखोगे, उसके बाद तुम मल्टीप्लाई करोगे ना। साइन थीटा का पूरा डिफरेंशिएशन cos थीटा है, तो थीटा को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा भाई, तब तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे यार। ये बेसिक चीजें हैं जहां हम भर भर के गलतियां करते हैं, इन्हीं गलतियों को हमको सुधारना है। चले आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं क्या कहानी है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स लिखना है इसका, अच्छा डिवाइडेड बाई कितना, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, भैया cos स्क्वायर 2x में cos स्क्वायर 4x स्क्वायर मत लिख देना, 2x इसका थीटा है, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। अरे ठीक है, तो क्या मिलेगा यहां पे cos स्क्वायर 2x, ये हो गया अपने पास dy बाई डी एक्स। अरे ठीक है, पहले हम v को छोड़ देंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम u को माइनस करेंगे, फिर हम u को एज इट इज लिख देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, दैट इज नोन एज क्वोशिएंट रूल। ये क्वोशिएंट रूल के मैंने 2 क्वेश्चंस यहां करा दिए हैं। ठीक, और क्वेश्चंस आपको एच सी वर्मा किताब में मिल जाएंगे, जिनको आप जरूर जाकर प्रैक्टिस करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अपना नेक्स्ट पार्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा दोनों कैलकुलेट करना, वो डिपेंड करेगा कि जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू सेटल हो रही है, मिनिमम वैल्यू सेटल हो रही है, या एक गिवन फंक्शन जो है वो 2 वैल्यूज के बीच में वेरी कर रहा है, एक उसकी मिनिमम वैल्यू है और एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो देखिए कि अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा आ गया तो भैया आप फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ ले जाएंगे। अरे ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और चलिए आगे बढ़े मैक्सिमा मिनिमा की तरफ। मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि अगर आपके पास कोई गिवन फंक्शन है y इक्वल्स टू fx और मुझे पता करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आई कैन फाइंड इट बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है, वो 2 फंक्शंस के बीच में है x एंड y, और मुझे ऐसे लिखा गया है y एज अ फंक्शन ऑफ x, और मैंने देखा कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस हिसाब से बन रहा है। ठीक, ये एक ग्राफ मिला मुझे, तो मुझे ग्राफ को देखकर ये पता चला कि इस ग्राफ की एक वैल्यू जो होगी ये वाली, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इस ग्राफ की ये जो वैल्यू होगी ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक,
किसी भी गिवन ग्राफ का जहां वैल्यू मैक्सिमम है या जहां वैल्यू मिनिमम है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, वहां पर अगर आप ध्यान से देखिए उस जगह पर जो स्लोप है ना भैया, उस जगह का जो स्लोप है वो स्लोप हो जाता है आपका 0। कैसे? इस जगह का अगर मैं इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यूज पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरा टेंजेंट ऐसे बनेगा और इसका एंगल बनेगा कितना? 0 डिग्री। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहां पर भी स्लोप कितना आया? 0। ठीक, यहां पर भी स्लोप सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर भी स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन है। स्लोप 0 मैं क्यों कह रहा हूं? घर का स्लोप देखिए हो ना यार, घर जिस पे गाड़ी चढ़ाते हैं उतारते हैं वैसे होता है। अगर ऐसे कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो क्या बोलते हो? स्लोप है? नहीं ना, स्लोप या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक, तो यहां जो सीधी लाइन बनी इसका स्लोप क्या है? 0। अब मैं आपको किसी ग्राफ से समझाता हूं बेसिकली कि स्लोप कैसे लिखा जाता है और ये क्या होता है। कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई ट्रेजेक्ट्री है और मुझे इस ट्रेजेक्ट्री के किसी इंस्टेंट पर स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? उस इंस्टेंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ऐसे देखो, ये वो छोटा सा सेगमेंट है जिसको ये टच करके पास कर रही है। तो मान लिया कि इसकी लेंथ है dr। अगर मैं इसको 8x कर दूं तो देखो 8x करोगे तो क्या तुमको ऐसे एक बड़ी सी लाइन मिलेगी dr की। मैग्नीफाई कर दे रहे हैं तो ये अपने पास एक बड़ी सी लाइन हो गई dr की, जिसके दो फंक्शन हैं, एक है अपने पास dx और एक है अपने पास dy, और ये एंगल कितना बन रहा है? tan थीटा। अरे बात समझ आ रही? dx और dy क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ये बहुत छोटी होगी, इसको फर्दर लिखा जाता है डेल्टा x और डेल्टा y। ठीक है, डेल्टा y और इसको लिखा जाता है डेल्टा x। तो tan थीटा इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। लेकिन अगर डेल्टा x बहुत छोटा है, अगर डेल्टा x जो चेंज है भाई, dr बहुत छोटी वैल्यू थी तो यहां डेल्टा x और डेल्टा y दोनों छोटे छोटे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। अरे बात समझ आ रही? tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। अब देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, यही तो अपना थीटा है यार। अरे ठीक है ना, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा क्या थीटा घटता जाएगा, और मान लो कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू पर टेंजेंट कुछ इस हिसाब से पड़ेगा। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? अरे भाई स्लोप कितना हो गया? 0। थीटा 0 हो गया तो tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर कहीं फंक्शन मैक्सिमम है या कहीं फंक्शन मिनिमम है, तो जहां मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों जगह स्लोप क्या होगा? वो होगा 0। और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? dy बाई dx से। और वो कैसे कर रहे हैं? वो हम कैसे कर रहे हैं भैया कि देखो एक छोटे से सेगमेंट को dr, बहुत छोटे से सेगमेंट को हम डेल्टा की जगह रिप्लेस करके d लिख देते हैं डिफरेंशिएशन में। तो ये dr हो गया और ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा y दैट इज रेफर्ड एज dy, डेल्टा x दैट इज रेफर्ड एज dx, dy बाई dx। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको स्लोप दिखे तो स्लोप में आपको समझ जाना है कि अगर यहां मैं कहीं डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूं तो मैं स्लोप को यूज कर सकता हूं एज dy बाई dx। ठीक, तो जहां कहीं भी मैक्सिमा बनेगा या जहां कहीं भी मिनिमा बनेगा वहां पर स्लोप क्या होगा? 0। तो जब मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो तो वहां पर हम कहते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह पर dy बाई dx जो स्लोप होगा वो कितना होगा? वो होगा 0। अरे ठीक है, अब जब मैं पैराबोला पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था वर्टेक्स अगर मान लो ये फंक्शन y है और ये फंक्शन x है, तो इसका जो एक कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो लिखा जाता है माइनस ऑफ b बाई 2a। ठीक, क्यों? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, y इक्वल्स टू क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अरे बात समझ आ रही? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्टेक्स पर हमेशा पैराबोला का या तो मिनिमम वैल्यू लाई करेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू, तो वहां पे स्लोप कितना होगा? 0। तो वर्टेक्स के लिए dy बाई dx निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहां x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ b बाई 2a। अरे समझ आया? मिला? तो वर्टेक्स पर स्लोप 0 होता है, इस वजह से वहां पर वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट लिखा जाता है माइनस ऑफ b बाई 2a, डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस में खुल रहा है या x एक्सिस में खुल रहा है। अगर ये x एक्सिस में खुलता तो इसी वर्टेक्स की वैल्यू हो जाती y इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाई 2a, और अगर ये y एक्सिस में खुल रहा है तो x में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b बाई 2a। अरे बात समझ आ रही? क्यों? क्योंकि वर्टेक्स पर क्या 0 है? तो द आंसर इज स्लोप। अरे समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा
दोनों के लिए स्लोप क्या होगा, 0। चलो भाई, अपने को बात समझ आ गई कि जब हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे तो मैक्सिमा पर भी स्लोप 0 होगा, मिनिमा पर भी स्लोप 0 होगा। लेकिन हमें यह तो पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप 0 होगा, लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू मिली ये मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमा की वैल्यू है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, उसके लिए हम देखेंगे और ऑब्जर्वेशन और डीप ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मैं मैक्सिमा वाले ग्राफ की बात करूं कि मान लो ये मेरा y है, मान लो ये मेरा x है, ठीक है, और अगर मैं एक मैक्सिमा वाले कर्व की बात करूं तो देखो क्या हो रहा है यहां पर कि अगर मैं इस जगह पर जाऊं, मैं ऐसे एक स्लोप ड्रॉ करूं, फिर मैं इस जगह पर आकर एक स्लोप ड्रॉ करूं, फिर मैं अपने मैक्सिमा पे जाकर एक स्लोप ड्रॉ करूं, तो देखो ये अपने पास थीटा है, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया और ये तो 0 हो गया। तो जब मैं यहां से x में आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा स्लोप जो है, थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है या घट रही है? तो आंसर इज कि पहले θ1 था, बाद में θ2 हो गया। समय के साथ जो स्लोप जो है वो घट रहा है। ठीक, मतलब फाइनल स्लोप इज लेस देन इनिशियल स्लोप, तो चेंज इन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आंसर इज नेगेटिव। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे चेंज देखना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, स्लोप का, dy बाई dx का, अगर ये चेंज मुझे लेस देन 0 मिलता है, अगर ये चेंज मुझे लेस देन 0 मिलता है भैया, तो मैं क्या कहूंगा कि जिस भी वैल्यू पर, जैसे यहां मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, तो यहां x की मान लो वैल्यू अल्फा है अपने पास, तो मैं पहले d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx करूंगा, और ये जब मैं यहां पर x इक्वल टू अल्फा रखूंगा और अगर वैल्यू मुझे लेस देन 0 मिली, तो मैं कहूंगा कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अच्छा, मिनिमा की क्या कंडीशन है कि अगर तुम देखो कि ये तुम्हारे पास y एक्सिस है और ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, अगर मिनिमा के ग्राफ की बात करें तो जो मिनिमा का ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। मिनिमा पर भी स्लोप जो है वो कितना है, 0। लेकिन अगर मिनिमा के जस्ट पहले 2 पॉइंट की बात करें, एक यहां पर बना लेते हैं, एक यहां पर बना लेते हैं, तो देखिए एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है वो θ1 बना रही है, ठीक है, और जो दूसरी वाली लाइन है वो θ2 बना रही है। देखिए पहले स्लोप ऐसे था, θ1 और θ2 ऐसे हो गया, और मुझे एंगल यहां से मेजर करना है, तो मुझे यहां पता चल रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अरे बात समझ आ रही? अगर θ2 θ1 से बड़ा है, मतलब स्लोप जो है वो दूसरे का जो स्लोप है वो पहले के स्लोप से ज्यादा है, तो जब मैं इसके चेंज की बात करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx करूं, तो मेरा आंसर, अगर फाइनल वाला ज्यादा है और इनिशियल वाला कम है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो जैसे ये एक फंक्शन है जहां पर वैल्यू मिनिमा लाई कर रही है, मैं कह रहा हूं ये x इक्वल टू बीटा है, तो जब मैं इस फंक्शन में x इक्वल टू बीटा लिखूं और वैल्यू अगर मुझे ग्रेटर देन 0 मिल जाए, तो मैं क्या कहूंगा कि इस जगह पर मेरा मिनिमा लाई करेगा। अरे बात समझ आ रही है? तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि d2y बाई dx2 दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y एट x इक्वल्स टू अल्फा। अगर अपने को लेस देन 0 मिला, तो यहां पर एट, इसको लिखा जाएगा एट x इक्वल्स टू अल्फा, y विल बी मैक्सिमम। अरे बात समझ आ रही है? और अगर मुझे d2y बाई dx2 एट x इक्वल्स टू बीटा पर ग्रेटर देन 0 मिला, तो मैं लिखूंगा एट x इक्वल्स टू बीटा y विल बी मिनिमम। अरे बात समझ आ रही? y विल बी मिनिमम। अब x इक्वल्स टू अल्फा अगर तुम y वाले फंक्शन में रख दोगे तो तुमको y मैक्सिमा मिल जाएगा, और x इक्वल्स टू बीटा अगर तुम y वाले फंक्शन में रख दोगे तो तुमको y का मिनिमा मिल जाएगा। ऐसा होता है कि जनरली जो बच्चा 11वीं क्लास में जाता है उसको इतनी सारी बातें समझ नहीं आती हैं। ठीक, तो आई लेट यू नो द प्रोसेस न्यूमेरिकल के थ्रू कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? तो देखिए, जैसे अपने पास कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू, अपने पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6।
ठीक, और मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं ये कहूंगा कि चाहे मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, दोनों कंडीशन पे इस गिवन फंक्शन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा? अरे बात समझ आ रही? 6x की जगह कितना रख देंगे? 0 -4। तो आंसर मिलेगा क्या अपने को? -4। मतलब स्लोप में जो चेंज है वो कैसा है? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है मतलब तुम कौन सी वैल्यू को पहुंच रहे हो? कौन सी वैल्यू को पहुंच रहे हो? मैक्सिमा या मिनिमा? अगर तुम्हारा स्लोप जो है वो चेंज इन स्लोप जो है वो नेगेटिव आया, दैट इज θ2 इज लेस देन θ1, तो θ2 माइनस θ1 जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और अगर नेगेटिव मिला तो तुम कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो? मैक्सिमा। कौन सी वैल्यू को? मैक्सिमा। तो कहा गया कि एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी मैक्सिमम। अरे समझ आया? अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या मिली अपने को? x इक्वल्स टू 4/3। तो रख के देखो तो d2y/dx2 में मैं 6 इंटू 4/3 -4 करूंगा तो 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस मेरा जो स्लोप का चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब फाइनल स्लोप इज ग्रेटर देन इनिशियल स्लोप। तो मैं कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा हूं? देखो भैया, अगर मेरा θ2 फाइनल स्लोप जो है वो इनिशियल स्लोप से बड़ा है तो वो तभी होगा जब मैं कौन सी वैल्यू को छूंगा? मिनिमा वाली वैल्यू को। अरे समझ आया? तो कहा यह गया कि एट x equals to 4/3 y will be minimum। अरे समझ आया? तो कहा गया रेंज ऑफ y बताओ, तो रेंज ऑफ y के लिए अपने पास y इक्वल्स टू कितना है? 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस x³ माइनस 3x² प्लस 6, y इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 6। यही तो गिवन फंक्शन है। बिल्कुल। तो यहां पर अपने को दो रूट मिले थे, एक y मैक्सिमम कब है? जब x की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा कितना? 6। और y मिनिमम कब मिलेगा? जब x की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? जब x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4/3। तो 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64/27, 64/27 माइनस 3, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6। ये जो भी आंसर आएगा ये y की मिनिमम वैल्यू होगी और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6। समझ आया? मतलब अब मुझे y की रेंज मिल गई कि y की जो रेंज होगी, मिनिमम रेंज ये होगी और जो मैक्सिमम रेंज होगी वो ये होगी। अरे समझ आया? दिस इज द वे टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा। चलें आगे बढ़े। आपको बस प्रोसेस याद रखना है कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमा किसी की बात करी जाएगी तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशिएट करके देखूंगा कि dy/dx करने के बाद या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो या दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो किसी ग्राफ में, तो दोनों कंडीशन पर स्लोप क्या होगा? 0। तो अब स्लोप 0 रख देंगे तो आपको x के रूट्स मिल जाएंगे। हो सकता है एक रूट मिले, हो सकता है दो रूट मिले। तो आप क्या करोगे? उन रूट्स को उठाकर रखोगे और देखोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब d2y/dx2 में जो वैल्यू मिल रही है अगर वो ग्रेटर देन 0 मिल रही है तो मैक्सिमा, लेस देन 0 मिल रही है तो मिनिमा। चले आगे बढ़े। अब इसी का एक और क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अपने पास एक कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 6t² माइनस 6t³ 6t² माइनस 6t³ इन मीटर पर सेकेंड। कहा गया इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए और रेंज बताइए कि इसकी रफ्तार कहां से कहां तक वेरी करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रफ्तार जब मैक्सिमम होगी तब भी स्लोप 0 होगा और जब मिनिमम होगी तब भी स्लोप 0 होगा और जब स्लोप 0 होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt कितना होगा? 0। तो देखो जब 0 होगा तो ये कितना dv/dt करोगे तो क्या ये हो जाएगा अपने पास 12t माइनस 18t²। अरे ठीक है, 12t माइनस 18t²। तो इसको अगर मैं 0 के बराबर रख दे रहा हूं तो मैं इसमें से अगर कॉमन कर लूं 6t तो मुझे क्या मिलेगा? 2 माइनस कितना 3t। अरे ठीक है,
2 माइनस 3t दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से t की एक वैल्यू मिली 0 और दूसरी वैल्यू मिली t की मुझे कितनी 2/3 सेकेंड, एक 0 सेकेंड और एक 2/3 सेकेंड। यही अपना v का मैक्सिमम होगा और v का मिनिमम होगा। कब v की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कब v की मिनिमम वैल्यू होगी, इसके बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो मैं क्या करूं भाई, मैक्सिमा और मिनिमा मुझे पता चल गया कि 0 पे या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और 2/3 पर या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा। कैसे कि जब ये वैल्यू या तो मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेंगे, जब हमको निकालना होगा कि वैल्यू का मैक्सिमम क्या होगा, वैल्यू का मिनिमम क्या होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 0 मिलता है, मतलब वी आर अप्रोचिंग टू मिनिमा, दैट मींस समय के साथ स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। और अगर हम मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, तो समय के साथ स्लोप जो है वो घट रहा है। तो देखिए क्या करना है, d2v/dt2 करोगे तो क्या मिलेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 12 माइनस 36t, 12 माइनस 36t। अब चलो वैल्यू रखो जरा, तो d2v/dt2 में अगर मैं t इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो मुझे d2v/dt2 में क्या मिलेगा आंसर 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। मतलब एट t इक्वल्स टू 0 v विल बी मिनिमम। अरे बात समझ आ रही, एट t इक्वल्स टू 0 v विल बी मिनिमम। अब देखो d2v/dt2 में अगर मैं t इक्वल्स टू रख दूं 2/3 सेकेंड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 12 माइनस 36 t की जगह कितना लिख देंगे 2/3, तो 3 से ये कट जाएगा और ये कितना मिलेगा 3 से 12 टाइम्स में। अरे समझ आया, और उसके बाद कितना 12 2 24, तो जो आंसर मिला वो आपको मिला -12, दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड v विल बी मैक्सिमम। अरे समझ आया, v जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अरे भैया t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे d2y/dt2 क्या मिला लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा स्लोप है वो घट रहा है, और घटते घटते कितना हो जा रहा है 0। अरे समझ आया, तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर लेस देन 0 मिल रही है किसी गिवन रूट पर, तो उस रूट पर जो y होगा, जो गिवन फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 मिल रही है तो उस फंक्शन पर जो भी गिवन फंक्शन होगा वो मैक्सिमा होगा। अब मुझे कहा गया कि रेंज बताओ क्या होगा भैया, तो रेंज निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ठीक है मुझे पता है एट t इक्वल्स टू 0 v इज मिनिमम, एंड तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, v मिनिमम हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। अरे t इक्वल्स टू 0 रखो, 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब में t इक्वल्स टू 0 रखोगे तो भाई v मिनिमम कितना हो जाएगा 0। अब v मैक्सिमम कब, एट t इक्वल्स टू 2/3, एट t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड v मैक्स हो जाएगा, तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू t की जगह कितना 2/3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी क्यूब की जगह कितना 2/3 का होल क्यूब। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 2 2 4/3 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 6। अरे समझ आया, और यहां से 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8/3 माइनस 8/3 माइनस 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16/9। अरे समझ आया, अब तुम चाहो तो 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा अपने पास 24 माइनस 16, तो अपने पास मिल जाएगा 8/9 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर मैं रेंज की बात करूं तो रफ्तार 0 से शुरू होगी, 0 मिनिमम होगी, और जो मैक्सिमम रफ्तार होगी वो कितनी होगी 8/9 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आया, ये हो गया आपके पास रेंज निकालने के लिए। देखिए फिजिक्स में किसी गिवन फंक्शन में अगर स्पीड दिया हुआ है तो मैं बता सकता हूं मैक्सिमा और मिनिमा के हेल्प से कि उसका मैक्सिमम रफ्तार क्या होगा और मिनिमम रफ्तार क्या होगा, अगर वो टाइम के इस फंक्शन को फॉलो कर रही है, मतलब 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब को फॉलो कर रही है। तो समझ आया कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा की एप्लीकेशन समझ आई। ये है आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। ठीक,
बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस। एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कैन डेफिनेटली चेंज द परसेप्शन अबाउट द सब्जेक्ट फिजिक्स। आई एम टेलिंग यू 100 of times। ठीक, बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए मन लगाकर, और मैं वादा करता हूं आपको कि आपकी फिजिक्स 1 साल के अंदर मैं 0 to हीरो बना दूंगा। ठीक, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक मैथमेटिक्स का 6th लेक्चर दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, धन्यवाद।